हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम। दिस इज द टॉपिक ऑफ योर क्लास 11th चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बट दिस लेक्चर इज means equally important for class 12th student as well as class 10th student, right? Class 10th, 11th and 12th students, right? But this is a general lecture, so I think this is important for all the students. Basically we should know about the blood group system, right? What is blood group and how they are important to study or know before the blood transfusion. When we donate the blood or when we receive the blood from some other person, we should know the we have to match the blood of the two patient. If there is any mismatch, then there can be a major problem for the recipient who is receiving the blood, right? So this is very important lecture. Let's start. So today's topic is blood group system. Blood groups. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको डिटेल कुछ बेसिक चीजें आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि देयर आर अबाउट 36 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। 36 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं। सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दो इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप जो हैं दे आर एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड। सो जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि 36 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, बट उनमें से दो ब्लड ग्रुप जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है। जब मैं बी और ये पॉजिटिव का साइन लगा रहा हूं, बी और ये पॉजिटिव का साइन लगा रहा हूं, जब दो चीजें मैं साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं, इट मींस मैं दो ब्लड ग्रुप इकट्ठे आपको बता रहा हूं कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी है एक, इसके बारे में बता रहा हूं। और दूसरा, ये पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है कि मैं आरएच पॉजिटिव भी हूं, राइट? तो कई बार मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए डिस्कस कर रहे हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो वो हम दोनों ही ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं कि हम एबीओ ब्लड ग्रुप की भी बात कर रहे हैं और आरएच की भी बात साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर में होता क्या है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, ब्लड सेल्स, इसको पूरा लिखेंगे, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स हैं वो फर्दर जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये आपको पता है। एरिथ्रोसाइट्स means they are red color, they are of red color, that's why they are called erythro. Erythro means red. WBC, they are leukocytes because they are of white color, and these are the platelets जिनको हम thrombocyte भी बोलते हैं, thrombocytes. Okay, और प्लाज्मा है, it is a liquid part, it is a fluid part, ऑफ द ब्लड। मीन्स ये सारे सेल जो हैं वो फ्लूइड में है। ठीक है, तो जो फ्लूइडी पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, और जो उसके अंदर सेल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। और डब्ल्यूबीसी भी आगे फर्दर कई टाइप के हैं, तो हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, वो आप मेरा अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर, ब्लड के ऊपर, तो उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जो हमारा मेजर कंसर्न है वो है आरबीसी। आरबीसी की अगर मैं शेप यहां पे बनाऊं, राइट, तो कुछ इस तरह की शेप उसकी होती है, बाई कनकेव टाइप की।
इस तरह के हम इसको बना सकते हैं। मैं इसको आधा सेल बना रहा हूँ, अभी समझ लीजिए ये तरह के आधा सेल है। ये एक सेल को मैंने बीच में से काटा है और उसको सामने से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए जैसे एक एल्पेनलीबे कैंडी आती है, वो बीच में से प्रेस्ड होती है, तो उसका जो है प्रेस, जो बीच में से प्रेस होने के कारण उसकी जो शेप बनती है दैट इज एक्चुअली बाई कनकेव टाइप। तो उस तरह की कुछ शेप इसकी होती है, राइट। ओके, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। ये जो है मेम्ब्रेन है और ये बीच में इसका साइटोप्लाज्म है। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। हमें पता है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है, इट हैज नो न्यूक्लियस। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आरबीसी जो हैं दे आर अन्यूक्लिएटेड सेल्स, राइट। लेकिन जो मैं आपको आज उससे अलग चीज बताने वाला हूं कि जो हमारे आरबीसी हैं, भले वो न्यूक्लियस नहीं है उसमें, बट जिन सेल से आरबीसी बनते हैं दे हैव न्यूक्लियस, ठीक है। हमने पढ़ा है कि देयर आर सम हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, दे आर एक्चुअली स्टेम सेल्स, और वो सेल डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं और अलग अलग तरह के सेल बनाते हैं। जो जितने भी ब्लड सेल हैं, चाहे वो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो इन्हीं सेल से डिवीजन के बाद बनते हैं। और जो ये आपके हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द बोन। बोन के मिडल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, राइट। तो यहां पर आपको एक कंसेप्ट जो अपने दिमाग में रखना है, दैट इज आरबीसी आर अन्यूक्लिएटेड सेल्स, बट द प्रोजेनिटर सेल्स which make the RBC, they have well defined nucleus, they have all the chromosomes, they have all the genes। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका कंफ्यूजन जो है, जो आगे आने वाला टाइम में हो सकता है, वो आपको नहीं होगा, ठीक है। दे आर एक्चुअली मैच्योर सेल्स। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। This is a bone and the core part, central part, जो बीच का जो पार्ट है, this part, इसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो भी टू टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड लोकेशन। जो मेजर पार्ट है, इट इज ऑफ येलो कलर। येलो कलर इसका इसलिए होता है बिकॉज इट मेनली कंटेन्स फैट सेल्स। इट हैज नो एनी रोल इन द ब्लड सिंथेसिस, मीन्स यहां पर किसी तरह की भी हीमोपोइसिस नहीं होती है। येलो बोन मैरो में किसी तरह का भी ब्लड सिंथेसिस नहीं होती है। हीमोपोइसिस, सिंथेसिस ऑफ ब्लड, अपने पास लिखेंगे इसको। हीमोपोइसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, राइट। बट दिस पार्ट, द रेड पार्ट, इट हैज सो मेनी सेल्स। These are called hemopoietic stem cells. These are the mother cells of all type of blood cells, right? They divide and redivide again and again. They produce lot of cells. उनमें से एक सेल जो है वो हमारा आरबीसी भी है, ठीक है। तो जब तक आरबीसी यहां है, अभी बन रहा है, ठीक है, यहां पे है, इट हैज न्यूक्लियस। बट जैसे ही वो बन के बोन मैरो से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। वो उसको दूसरे जो सेल्स हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसको फैगोसाइटोसिस करके, उसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। सो दिस सेल हैव नो न्यूक्लियस, बट दिस सेल हैव लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। बिना न्यूक्लियस के लिए 120 दिन तक जिंदा रहता है। और हमारी
जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये फ्लो करता रहता है, और 120 दिन के जब टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो इसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है और नए सेल यहां पर बन के आते रहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल पर डे हमारी बोन मैरो बनाती रहती है और नए सेल यहां एडअप होते रहते हैं और पुराने सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं बड़े ही प्रोग्राम्ड वे में। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय होंगे सेल, ऐसा नहीं कि उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और मींस कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, यहां पर बड़ा ही एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड जो है वो हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में स्प्लीन और लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कि स्प्लीन जो है इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान, आरबीसी जो है वहां डेड होते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस अपने पास लिखेंगे, इट इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे लगता है हम अपने टॉपिक से थोड़े अलग हटके आ गए हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपको देना बहुत जरूरी था कि जो आरबीसी हैं वो कुछ समय के लिए ब्लड वेसल में आए हैं। कितने टाइम के लिए? 120 दिनों के लिए। लेकिन जो उनको बनाने वाले सेल्स हैं दे आर इमॉर्टल टाइप ऑफ सेल, थ्रू आउट लाइफ वो यहाँ बने रहेंगे और यहाँ डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, अपना नंबर भी मेंटेन रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 सेल्स हैं तो वो 100 रहेंगे लाइफ लॉन्ग, और वो डिवाइड होके एक सेल अपना बनाएंगे वापस और एक जो है वो आगे डिवाइड होके आगे भेज देंगे और वो मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो अपना प्रोसेस काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलो मुझे लगता है इतना बेसिक आपको काफी है। अब हम चलते हैं दोबारा आरबीसी के ऊपर। तो स्टूडेंट जब हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा आरबीसी है इट्स सेल मेम्ब्रेन। अब मैं आरबीसी का स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाऊंगा, आप समझ लीजिए कि आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। शेप जो है दैट इज बाइकनकेव टाइप, राइट। इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल सरफेस है, इसके ऊपर कुछ एक केमिकल सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स को हम नाम दे देते हैं एंटीजन। एंटीजन वो मैं आपको बता देता हूं एंटीजन हम क्यों बोलते हैं। एक्चुअली एंटीजन का जो नाम है वो इस तरह से पड़ा, एंटीबॉडी जनरेटर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको अगर हम किसी की बॉडी में इंजेक्ट करवाएं और वहां वो उसका जो इम्यून सिस्टम है, मान लीजिए दिस इज अ पर्सन, ठीक है, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम इस पर्सन में इंजेक्ट करवाएं इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, तो इसका जो इम्यून सिस्टम है इट विल प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज मॉलिक्यूल्स। मींस दीज मॉलिक्यूल्स स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ दिस पर्सन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। Means these molecules helps in production of antibodies. That's why they are called antibody generator. Antibody generator तो short में इसको हम बोल देते हैं एंटीजन, राइट। तो एंटीजन्स क्या होते हैं? They are the molecules which can stimulate the immune system of any person to produce antibodies against itself. उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो दोबारा आप यहीं पे आ जाइए। मैं आपको बता रहा था कि आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन्स। अब ये एंटीजन जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ पर्सन है उसमें एंटीजन ए एंटीजन है, देयर आर सम पर्सन व्हिच हैव बी एंटीजन, सम पर्सन हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन, and there are some person which have no any antigen on its surface. ठीक है, so that is called O. O कभी जीरो या नल जिसको हम कह सकते हैं, नल, नल मींस नहीं है, एब्सेंट है, जीरो है। ठीक है, तो इसको हम O एंटीजन हम कह सकते हैं या नाम दे देते हैं। ठीक है, सो अलग अलग तरह के एंटीजन यहां पर आरबीसी की सरफेस के ऊपर हो सकते हैं। दोबारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर कीजिए।
आरबीसी की सरफेस के ऊपर अलग अलग तरह के बहुत सारे एंटीजन्स हो सकते हैं। देयर आर अबाउट मोर देन 300 टाइप्स ऑफ एंटीजन, और ये 300 टाइप्स के जो एंटीजन्स हैं वो 36 टाइप के ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। बट इन ब्लड ग्रुप, इन एंटीजन्स में से मैंने आपको कहा कि जो दो तरह के एंटीजन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए बी एंटीजन एंड सेकंड इज RH एंटीजन। तो ए और बी एंटीजन तो दो ही है। ठीक है, अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप पर्सन का क्या हो जाएगा? उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। मतलब जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया बी है, राइट? तो जो मेरे आरबीसी हैं उसके ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा है? बी टाइप का। ठीक है, सिंपल बात कहेंगे तो मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल हैं। अगर ये मॉलिक्यूल समझ लीजिए आप, अब इसको मैं आपको केमिकल फॉर्म में समझाऊं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह की शेप है तो दिस ए टाइप, और अगर इस तरह की शेप है तो दिस बी टाइप। तो मेरे जो आरबीसी है उसके ऊपर इस तरह के एंटीजन्स हैं, इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें इस तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। टोटल सरफेस के ऊपर बहुत सारे होंगे, हजारों की संख्या में हो सकते हैं। जितने भी आरबीसी होंगे सबके ऊपर कौन सा एंटीजन्स होंगे? ए टाइप के। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन्स हमारा ब्लड ग्रुप होता है कितने तरह का। अगर मैं बात करूं कि ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा ए टाइप का। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा बी टाइप का, दिस इज ए। अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है तो उसको अपना आरबीसी जब भी वो चेक करेगा, देखेगा, हालांकि आपको एंटीजन नजर नहीं आएंगे लेकिन वो बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आरबीसी के ऊपर क्या होगा? ए भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कोई एंटीजन, ना ए होगा ना बी होगा। यहां तक आपको क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब कि किस तरह का एंटीजन उसके ऊपर है आरबीसी के ऊपर। सबसे पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी एंड ओ, इसलिए शॉर्ट में बोल देते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो किस तरह का एंटीजन है उससे हम उसका ब्लड ग्रुप बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, ओके, लेकिन ये एंटीजन यहां कर क्या रहे हैं? ठीक है, कैसे आते हैं ये एंटीजन? ठीक है, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। दिस इज अ आरबीसी। ठीक है, एक सेल है ये। व्हाट इज दिस? आरबीसी है क्या? सेल। सेल में एक बेसिक क्लियर आप कर लो पहले। सेल के अंदर कुछ भी है, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई भी चीज, कोई भी प्रोटीन, किसी तरह का भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कोई भी फैटी एसिड, कुछ भी चीज है सेल की सरफेस में, साइटोप्लाज्म में अगर कुछ है, ठीक है, तो उसको बनाने की इंफॉर्मेशन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, अगर यहां पे इसकी सरफेस के ऊपर कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा? या तो प्रोटीन होगी, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या लिपिड होगा, कोई और चीज से तो बना नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेल जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक बायोमोलिक्यूल्स, आइदर दे आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उन्हीं चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल मैंने बताया तो उसकी केमिस्ट्री क्या है? ये या तो प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, अभी मैं आरबीसी की एंटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हो सकते हैं? प्रोटीन है, या ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या फिर ये फैटी एसिड्स हो सकते हैं। तो जो हमारे आरबीसी के ऊपर, अब मैं ये आरबीसी बना रहा हूं जिसमें हम एबीओ ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, तो जो उसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये एंटीजेंस हैं बेसिकली दे आर
ओलिगोसैकेराइड्स। आप जानते हैं ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, जिसमें दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच द मोनोसैकेराइड्स का जो नंबर है इट इज एक्चुअली 2 to 10। ठीक है, मतलब 2 से 10 या 12 15 हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, मतलब कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको पता है जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर द मोनोमर्स। अगर कई सारे मोनोसैकेराइड्स शुगर मिल जाते हैं और बहुत लंबी चेन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। उसमें काउंटलेस मोनोसैकेराइड्स होंगे, बट द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड इज फ्रॉम 2 to 10, 2 से 10 तक है। ठीक है, हालांकि 2 से भी ज्यादा हम 3 कर लेते हैं उसको, क्योंकि 2 वाले को हम जनरली डाइसैकेराइड बोल देते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। क्लियर? ओके, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिकली द एंटीजन्स ए बी एंटीजन्स आर ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर? ओके, बनते कैसे उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ये आरबीसी है, जो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। बहुत सारे नहीं बोलेंगे, कितने क्रोमोसोम हैं अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? पेयर, वन सेट, मतलब 23 क्रोमोसोम ये होंगे, 23 क्रोमोसोम ये होंगे। इस पेयर में से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज पैटर्नल एंड अदर सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज मैटरनल। कहने का मतलब अगर ये आरबीसी है, मेरा आरबीसी है, तो मेरे आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है, कंफ्यूजन वाली बात यहां पे आ गई। मैंने आपको कहा था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर मैं यहां पर बता रहा हूं तो मैं आरबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, आरबीसी को बनाने वाले जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं, उनकी जो मदर सेल्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, नॉट इवन आरबीसी बट बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उसमें एक सेट जो क्रोमोसोम का है इट इज कमिंग फ्रॉम माई फादर एंड अदर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम माई मदर। क्लियर? ओके, इन क्रोमोसोम को हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 23 तक। आपको पता जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। आइदर इन केस ऑफ मेल इट इज एक्स एंड वाई, इन केस ऑफ फीमेल इट इज एक्स एंड एक्स। ओके, अब बेसिक जो कंसेप्ट है उसको कैसे अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना जरा। जो एंटीजेंस को बनाने वाले जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स, कौन से रिस्पॉन्सिबल है? वो क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेल की सरफेस के ऊपर सेल की मेम्ब्रेन, सेल की साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर कुछ भी है, ए टू जेड कुछ भी है, उसको बनाने की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। अब हम बात कर रहे थे कि यहां पर क्या है, दे आर एंटीजेंस। एंटीजेंस को बनाने की इंफॉर्मेशन भी कहीं क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगी। तो जो ए और बी एंटीजेंस हैं इनको बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज रिजाइडिंग ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 19। ओके, इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो इसकी केमिस्ट्री में आपको समझा रहा हूं, दोबारा यहां पे आते हैं, इसको हम डिटेल स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा सा ज्यादा जाने। ठीक है, जब आपको ब्लड ग्रुप देखो, पढ़ो कहीं पर भी, तो आपको उसकी क्लैरिटी इतनी हो कि आपसे ज्यादा फिर भगवान ही जानता हो। ठीक है, ओके, तो अब हम यहां पर ये समझते हैं कि जो एंटीजन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट यहां पर बहुत सारे, मैंने कहा था 2 to 10 क्या हो सकते हैं, कुछ मोनोसैकेराइड्स है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन दिस वे।
ओके, इसको बनाने की इंफॉर्मेशन किसी और क्रोमोसोम में है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। इसको हम कोई नाम नहीं दे रहे एंटीजन को। दिस इज सिंगल चेन ऑफ द मोनोसेकेराइड। बात करेंगे हम क्रोमोसोम नंबर 19 की। स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम नंबर 19 है उसके ऊपर एक जीन पाया जाता है। आपको पता है जीन इंफॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं, दे कैरी द इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस प्रोटीन। प्रोटीन कहां बनती है? राइबोसोम के ऊपर। यहां से ये जीन एक मैसेंजर भेजेगा और वो मैसेंजर जाएगा यहां पे, यहां से एक प्रोटीन बनेगी और ये प्रोटीन बाद में मैचुरेशन के बाद इट विल प्रोड्यूस अ क्या वन एंजाइम। इसको मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज एंजाइम और इस एंजाइम का नाम है फूकोस ट्रांसफेरेज। फूकोस ट्रांसफेरेज जीन ट्रांसक्राइब होगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा आरबीसी के पास। आरबीसी आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इट विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन। इंफॉर्मेशन यहां से आई, इसने प्रोटीन प्रोड्यूस की। दिस प्रोटीन मैच्योर होगी और क्या बनेगा? उससे एक एंजाइम बनेगा और इस एंजाइम का नाम क्या है? फूकोस ट्रांसफेरेज। इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसैकेराइड शुगर और पड़ी होती है जिसका नाम है फूकोस। फूकोस शुगर, आप गूगल पे सर्च करना व्हाट इज फूकोस शुगर, ठीक है, तो आपको मिलेगा इसका। ये एंजाइम इस फूकोस शुगर को उठाकर इस तरह से इसको उठाकर कहां ले आएगा? ऑन द शुगर मॉइट्री, इसके ऊपर आकर फिक्स कर देगा इसको, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर टोटल बनी, दिस इज कॉल्ड एच एंटीजन। दिस इज कॉल्ड एच एंटीजन। क्लियर? मीन्स ओलिगोसैकेराइड विद फूकोस शुगर, जो किसकी हेल्प से आया? फूकोस ट्रांसफेरेज की हेल्प से। दिस इज कॉल्ड एच एंटीजन। ये एक नया एंटीजन आ गया, ठीक है। अभी तक मैं आपको ए एंटीजन और बी एंटीजन के बारे में बता रहा था, लेकिन ये एच एंटीजन आ गया, ठीक है। एक तरह से हमने उसका बेस तैयार कर दिया। अब इस एंटीजन को या तो हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं या बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा ध्यान से समझना। स्टूडेंट, एच एंटीजन तो बन गया, एक तरह से हमने फाउंडेशन तैयार कर दी। अब उसके ऊपर हम चाहे तो कोई हम अपना घर बना सकते हैं, कोई स्कूल बना सकते हैं, कोई और बिजनेस कोई टावर तैयार कर सकते हैं, वो अलग बात है। अब देखो इसका हम क्या बनाते हैं, इसका क्या बनेगा? आइदर इट विल डेवलप इनटू ए और इट विल डेवलप इनटू बी, या फिर ये किसी में भी नहीं कन्वर्ट होगा तो ये ओ कहलाएगा, ठीक है। ओके, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन है, ठीक है। उसको थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं। ओके, अनयूजुअल टाइप का आरबीसी बन रहा है, लेकिन आप तो मेरी ड्राइंग के साथ थोड़ा सा चलेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। ओके, क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो जीन है, इट विल प्रोड्यूस एन एमआरएनए। आप समझेंगे एमआरएनए क्या है? इट कैरीज मैसेज कि भैया इस तरह की प्रोटीन मुझे बनानी है। दिस एमआरएनए विल गो टू द राइबोसोम। राइबोसोम विल प्रोड्यूस प्रोटीन अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस प्रोटीन विल चेंज इनटू एन एंजाइम। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, ओके, ठीक है। ये एंजाइम क्या है? डिपेंड करता है यहां पर कौन सा जीन है। स्टूडेंट, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। क्रोमोसोम नंबर 9 है, उसमें जो जीन है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें ये ए टाइप का जीन होता है, कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं जिसमें ये बी टाइप का जीन होता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं उसमें ए क्रोमोसोम के ऊपर तो ए होता है, जो मेरे फादर से क्रोमोसोम आया उसमें तो ए टाइप का है, जो मदर से आया हो सकता है उसमें बी टाइप का, कुछ भी यहां पे हो सकता है।
दोनों ए भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स से कौन से जीन आपके क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। अगर दोनों ही ए हैं तो ब्लड ग्रुप डेफिनेटली ए होगा, अगर दोनों बी हैं तो ब्लड ग्रुप डेफिनेटली बी होगा। एक क्रोमोसोम के ऊपर ए है, दूसरे के ऊपर बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। अगर दोनों के ऊपर जो जीन आए हैं दे आर डिफेक्टिव, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव एमआरएनए और डिफेक्टिव प्रोटीन, तो यहां पर जो एंजाइम बनेगा वो डिफेक्टेड बनेगा और ये H का H ही रह जाएगा, H से ना A में कन्वर्ट होगा ना B में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे O। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो यहां पर मान लीजिए यहां पर A टाइप का क्या है, पहले A की बात करते हैं। पहले यहां पर A टाइप का जीन है, दोनों ही एलील्स, टू टाइप ऑफ वेरिएंट्स ऑफ, ओके स्टूडेंट सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप ए में, यहां पर जो दोनों ही एलील्स हैं दे आर एक्चुअली ए टाइप। जीन के भी टाइप होते हैं, एक जीन के जितने भी टाइप्स होंगे, ठीक है, दे आर कॉल्ड द एलील्स। तो सेम लोकेशन, सेम क्रोमोसोम, कुछ पर्सन ऐसे होंगे पॉपुलेशन में यहां पर ए टाइप का जीन नहीं होगा, यहां पर बी टाइप का होगा, काम उसका भी सेम ही होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा वेरिएशन। वेरिएंट ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, लिखोगे वेरिएंट ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। तो यहां पर ए टाइप का है, ए टाइप का जो है उसने ये वाला एंजाइम बनाया, इस एंजाइम का हम नाम रख देते हैं, दिस इज एक्चुअली द गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज। गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज मतलब ये गैलेक्टोज अगर कुछ मॉलिक्यूल शुगर कहीं पड़ा है तो उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो जो आरबीसी है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर ये सारी शुगर्स पड़ी होती हैं। एक्चुअली साइटोप्लाज्म इज द पूल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहां पर सारी शुगर्स ऑलरेडी पड़ी हैं, यहां से ये जो एंजाइम्स है वो क्या करेगा, कैरी करेगा इस गैलेक्टोज को और यहां डिलीवर कर देगा, कहां पे, H एंटीजन के ऊपर, यहां ऑन द टर्मिनल पोजीशन ऑफ H एंटीजन। नाउ दिस इज नॉट H। अब ये फाउंडेशन जो हमने तैयार की थी, अभी तक हम इसको फाउंडेशन बोल रहे थे, लेकिन जब इसके ऊपर हमने इमारत तैयार कर दी तो हमने इसको नाम दे दिया, कुछ और नाम दे दिया हमने कि ये स्कूल बन गया, ये एक बिल्डिंग बन गई पर्टिकुलर टाइप की। अब इसके ऊपर जब ये गैलेक्टोज आ गया, राइट, then it is now A, antigen A, clear? Okay. Okay, स्टूडेंट एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, उसको आप क्लियर करेंगे। इट इज नॉट गैलेक्टोज, इट इज, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है आरबीसी का साइज भी बढ़ता जाएगा। एक्चुअली दिस इज गैलेक्टोसा अमाइन, ओके, पूरा नाम इसका एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे नेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो इसको ये कैरी करके कहां लगा दिया इसने, यहां पे। अब ये मॉलिक्यूल है क्या, दिस इज एक्चुअली नेगा, NAGA, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, सिंपल। यहां पर अगर ए एंटीजन होगा, अब जरूरी नहीं है कि ए एंटीजन दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर हो सकता है ए के ऊपर, यहां पर एक क्रोमोसोम के ऊपर तो ए एंटीजन है, दूसरे के ऊपर जो एंटीजन है उसमें म्यूटेशन हो चुकी है, म्यूटेशन, अब वो ए नहीं है, फंक्शनल नहीं है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसको हम स्मॉल ए लिख देते हैं। इट इज एक्चुअली नॉट फंक्शनल, इट इज म्यूटेंट, इट इज रिसेसिव टाइप ऑफ जीन। तो एक जीन भी अगर है, एक एलील भी है, इट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस इनफ एंजाइम एंड दिस एंजाइम विल कैरी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन नेगा टू द H एंटीजन एंड कन्वर्ट दिस H एंटीजन इनटू A एंटीजन, मतलब H से क्या बन गया, E। अब जो ऐसे पर्सन होंगे उनके आरबीसी के ऊपर H एंटीजन के ऊपर A लगा होने के कारण वो सारे का सारा जो
एंटीजन है उसको हम ए एंटीजन बोलेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, द पर्सन विच हैव ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, they have chromosome number 19, chromosome number 9, और वही सेम जीन यहाँ पे है H एंटीजन, H जीन, दिस इज एक्चुअली H जीन, इट विल प्रोड्यूस द H एंटीजन, फ्रूकोज को यहाँ पर ट्रांसफर करके उसको H में कन्वर्ट कर देगा ओलिगोसैकेराइड के ऊपर, ठीक है। और जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है जीन, सेम क्रोमोसोम है 9 नंबर का, सेम ही लोकेशन है, लोकस भी सेम है, और उसकी जगह पे जहां पर दूसरे किसी इंडिविजुअल में ए जीन था, यहां पर उसी का थोड़ा सा मिलता जुलता जीन है जिसको हम बोलते हैं बी जीन। अब इसकी भी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और वो प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन जो है आगे चलकर जब मैच्योर हो जाएगी, इट विल प्रोड्यूस अ सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम। दिस एंजाइम इज एक्चुअली कॉल्ड galactose transferase, galactose transferase, not N-acetyl galactosamine जो ए के केस में था। अब ये एंजाइम सिर्फ किसको उठाएगा? अगर कहीं पर ग्लैक्टोज पड़ा है तो। ए में जो एंजाइम बना था उसने किसको ढूंढा? N-acetyl galactosamine को, और उसको ट्रांसफर कर दिया H एंटीजन के ऊपर। यहां पर ये ग्लैक्टोज को ट्रांसफर करेगा टू द टर्मिनल पोजीशन ऑफ H एंटीजन, और इस H एंटीजन से क्या बन जाएगा? H के ऊपर अगर हमने ग्लैक्टोज को लगा दिया देन इट विल बिकम B एंटीजन। तो अब मुझे लगता है केमिकली भी समझ चुके होंगे कि A एंटीजन क्या है। A एंटीजन H प्लस नेगा, N-acetyl galactosamine, ठीक है। और B एंटीजन क्या है? H एंटीजन प्लस ग्लैक्टोज। लेकिन इसको यहां पर क्या ट्रांसफर होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन, आइदर इट इज ए और बी और ए बी। अब ए बी का केस भी समझ लेते हैं साथ साथ। स्टूडेंट, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि फादर से ए जीन यहां पे आ गया और मदर से बी जीन यहां पे आ गया, तो ए क्रोमोसोम के ऊपर तो ए होगा और दूसरे के ऊपर बी होगा, ये भी केस हो सकता है। दिस जीन विल प्रोड्यूस ग्लैक्टोसामाइन, ठीक है, N-acetyl galactosamine, ए टाइप का जो एंजाइम है। दिस जीन विल प्रोड्यूस ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज, ये भी ट्रांसफेरेज है, ठीक। मैंने कहा था कि इसकी सरफेस के ऊपर कई सारे H एंटीजन होते हैं। सम H एंटीजन, कुछ H एंटीजन के ऊपर A टाइप का A में कन्वर्ट हो जाएगा, सम H एंटीजन विल गेट कन्वर्ट इन B। तो जो आरबीसी है उसके ऊपर या तो A टाइप का एंटीजन, ठीक है, या B का होगा, या फिर AB अगर है तो उसमें दोनों ही आधे उसके जो एंटीजन H एंटीजन है दे विल गेट कन्वर्ट इनटू A एंटीजन एंड हाफ विल गेट कन्वर्ट इनटू B एंटीजन। अब समझिए, H अगर AB ब्लड ग्रुप किसी का है, इसका मतलब उसके जो दो क्रोमोसोम हैं जिसमें वन सेट फादर से आ रहा है, वन सेट मदर से आ रहा है, उसमें जो जीन हाफ जीन है एक्चुअली दैट इज ए टाइप, और जो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है उसके ऊपर बी है। तो जो उसकी H एंटीजन है जो 1000 नंबर में है, कई थाउजेंड्स ऑफ H एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, उसमें हाफ विल गेट कन्वर्ट इनटू बी टाइप एंड हाफ विल गेट कन्वर्ट इनटू ए टाइप, राइट। ओके, अब एक लास्ट केस इसमें रह गया, व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन रिसीव द म्यूटेंट, जो म्यूटेंट टाइप का है, ठीक है, जीन फादर और मदर किसी से म्यूटेंट टाइप का, उसको म्यूटेंट को हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल आई करके, ठीक है, स्मॉल आई। क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर तो जीन नॉर्मल है
इसका मतलब जो H एंटीजन है वो तो बन ही रहा है, H इज प्रेजेंट ऑल ओवर द आरबीसी, H इज प्रेजेंट। व्हाट, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होने चाहिए थे, या तो ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए था, दोनों ही हैं, बट दे आर नॉट फंक्शनल, दे आर रिसेसिव, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी नॉर्मल प्रोटीन। तो कोई भी एंजाइम यहां प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर होगा देन इट विल बी नॉन फंक्शनल, इट विल, दिस एंजाइम विल नॉट कैरी एनी शुगर टू द H एंटीजन। तो ये H का H ही रहेगा, ना तो ये A में कन्वर्ट होगा और ना ही B में होगा। इस तरह के आरबीसी जो है जिसमें सिर्फ H प्रेजेंट है, नाउ इट इज नॉट A और नॉट B, इट इज कॉल्ड O। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक इसका आप क्लियर करिए कि आरबीसी के ऊपर H एंटीजन तो है, बस हम उसमें ये बता रहे हैं कि H ना तो A में कन्वर्ट हुआ ना ही B में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसको जेनेटिक्स की फॉर्म में पढ़ें तो अगर कोई पर्सन जिसमें कंडीशन ये है, इसको हम इस तरह से सिंबलाइज कर लेते हैं, ए और एक दूसरा जो जीन है दैट इज रिसेसिव, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर दोनों ही नॉर्मल जीन है, ओके, इसको मैं जीन को इस तरह से लिखता हूं, आई ए, कैपिटल आई मीन्स नॉर्मल जीन, स्मॉल आई मीन्स रिसेसिव। अगर दोनों ही नॉर्मल जीन होंगे तो भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए। दिस कंडीशन बी एंटीजन, बी जीन प्रेजेंट है, दूसरा एबनॉर्मल है, म्यूटेंट है, वन जीन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एंजाइम और पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों ही बी हैं तो बी होगा ही। इन सम केसेस वन जीन नॉर्मल जीन इज ए एंड अदर जीन इज नॉर्मल बी, देन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर दोनों ही रिसेसिव एलील इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, कॉमनली होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ना ए होगा ना बी होगा, उसको हम लिखते हैं ओ या फिर जीरो। ठीक है, दिस इज जेनेटिक्स एंड दिस इज अ फिनोटाइप, कि जीन्स तो अंदर ये हैं, आरबीसी के अंदर तो जीन क्या है वो मैंने आपको ये लिख दिए, उसके बाहर एक्सप्रेशन क्या हो रहा है वो ये है। दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप एंड दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, ओके। एक और कंसेप्ट है, देयर आर सम पर्सन, some very few person in this world in which chromosome number 19 chromosome number 9, जो मैं जीन की बात कर रहा था, दोनों ही जो सेट ऑफ जीन्स हैं they are mutant, they are not producing any kind of enzyme। तो यहां पर जो ओलिगोसैकेराइड है उसके ऊपर फ्रूक्टोज भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो जीन था वो क्या ट्रांसफर कर रहा था, फ्रूक्टोज। और फ्रूक्टोज के यहां ट्रांसफर होने से ही ये जो ओलिगोसैकेराइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एच में। इसका मतलब ये एच भी नहीं बनेगा, और जब एच नहीं बनेगा देन ये जो जीन्स हैं ये भी म्यूटेंट है, और ना फिर वो ना ए बनेगा ना बी बनेगा। इसका मतलब है जो आरबीसी है ना तो उसके ऊपर एच एंटीजन है, ना ही ए है और ना ही बी है। क्लियर? अभी थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक, जो हमने ओ ब्लड ग्रुप पढ़ा था उसमें एच एंटीजन तो था, ए और बी एब्सेंट थे, बट इन दिस केस इसमें तो एच एंटीजन भी नहीं है। दिस इज वेरी रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। Actually, this was discovered in a person in Mumbai, बॉम्बे। उसको हम पहले बॉम्बे बोलते थे, आप आजकल हम मुंबई बोलते हैं, तो उसका जगह के नाम पर ही इसका नाम रख दिया क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दिस इज वेरी फ्यू, प्रेजेंट इन वेरी फ्यू पर्सन्स। ठीक है, तो बहुत ही रेयर है ये, और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बॉम्बे है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही परसेंटेज इसकी कम है, पॉइंट्स से भी कम जाकर 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है,
अगर ऐसे पर्सन को किसी से ब्लड चाहिए तो वो दूसरा बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ही उसको ब्लड दे सकता है, तो ये उनके लिए डेंजरस कंडीशन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप कभी गूगल करके सर्च करिएगा, व्हाट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब आप समझ आइए कि उसमें एच एंटीजन भी नहीं है, ठीक है, उसकी आरबीसी की सरफेस की। ठीक, ओके, तो ये तो था हमारा एबीओ के बारे में। नेक्स्ट है हमारा आरएच। तो जैसे आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए और बी हम स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही एक और एंटीजन भी होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एच? ठीक है, एंटीजन का नाम क्या है? आर एच। ठीक, और आर एच अगर एंटीजन यहां है तो ऑब्वियस है उसका जो जीन है वो उसके ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है जीन, और वो एक्सप्रेस करता है किसको? आर एच एंटीजन को। अब आर एच के बेसिस पर दो तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, either the person have RH or it has no RH, no RH। या तो आरबीसी के ऊपर RH होगा या फिर RH नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात, ये एंटीजन जो यहां पे है, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से डीप लेवल के। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे दूसरे बच्चों से। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि हम इतना पढ़ेंगे कि हमसे ज्यादा फिर भगवान ही जानता है। ठीक है, ओके, तो इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, इट इज एक्चुअली प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। Actually it is a 12 पास प्रोटीन। जो RH एंटीजन है, एंटीजन क्या है? प्रोटीन है। केमिकली इट इज अ प्रोटीन, इट इज नॉट ओलिगोसैकेराइड बट इट इज अ मेम्ब्रेन। आपको याद है हमने मेम्ब्रेन की भी स्ट्रक्चर समझी थी, मेरा एक वीडियो लेक्चर था। ठीक है, वो इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट है ना, और उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं। सम प्रोटीन्स they can pass from one side to another side, throughout they can pass from the membrane। ठीक है, सो ऐसी एक प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में से कितनी बार पास कर रही है? 12 टाइम। ठीक है, आप इसको बढ़ा देंगे, 12 टाइम पास करें, इसलिए इसका नाम रखिए 12 पास प्रोटीन। केमिकली इट इज नॉट अ प्रोटीन बट ग्लाइकोप्रोटीन। सम कार्बोहाइड्रेट्स इज अटैच्ड ऑन दिस प्रोटीन। क्लियर? तो या तो ये प्रेजेंट होगी कुछ पर्सन में तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, सो अदर पर्सन इट इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड RH नेगेटिव। ठीक है, अगर जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B है, इट मींस मेरा जो आरबीसी है उसके ऊपर एक एंटीजन है B। मैं दूसरी चीज देख रहा हूं कि RH भी एंटीजन प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है इट मींस मुझे यहां पर पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स अबाउट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन, राइट? तो इसको RH क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये जो RH एंटीजन है ये डिस्कवर हुआ था एक मंकी में जिसका नाम था रीसस मंकी। ठीक, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जिसमें हम हो सकता है एक जो मैंने लिटरेचर में पढ़ा है एक ऐसा कोई मंकी रहा है और वेरी नॉटी मंकी, इसका नाम है रेसस मंकी। इसका ब्लड कभी निकाला होगा क्योंकि साइंटिस्ट लोग ऐसे तो करते रहते हैं, इसका ब्लड निकाला और इस बेचारे रैबिट में इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, रैबिट की स्पेलिंग देखेंगे और इस रैबिट के ब्लड ने इसके लिए रिएक्ट किया। ठीक है, और फिर किसी दूसरे रैबिट में इसको इंजेक्ट करवाया होगा। ठीक है, तो उसमें जो है वो रिएक्ट नहीं किया। तो ये स्टडी करते हुए पता चला कि एक रैबिट ऐसा था जो RH पॉजिटिव था और एक था जो RH नेगेटिव था। एक्चुअली मंकी वाज RH पॉजिटिव। तो जब RH पॉजिटिव का जो ब्लड है RH नेगेटिव में इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने क्या किया? इसको रिएक्ट किया। ठीक है, तो यहां से डिस्कवरी हुई। तो इसको ऑनर देने के लिए देखो मंकी को भी ऑनर मिल गया। ठीक है, उसका भी नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने क्या? रीसस मंकी के नाम पे RH फ्रॉम रीसस, है ना? ठीक है, तो RH एंटीजन। ठीक है, RH एंटीजन वैसे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं,
कोई ऐसी प्रॉब्लम तो कॉज नहीं करता है, लेकिन कई बार, ठीक है, कुछ एक कंडीशन में ये प्रॉब्लम कॉज करता है, स्पेशली इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, कैसे? ओके, let's discuss that this is a pregnant woman and this is the uterus and this is the fetus developing in the uterus. Okay, in this case the mother is Rh negative and the fetus means the developing baby is Rh positive, जो हो सकता है क्योंकि इसका जो फादर है दैट इज Rh पॉजिटिव, तो उसकी वजह से ये जो बेबी है वो RH पॉजिटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि ये जो मदर का जो ब्लड है और जो फीटस का जो ब्लड है, अमूमन इन दोनों के ब्लड एक दूसरे के साथ टच में तो नहीं आते हैं, ठीक है, कभी भी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते हैं नॉर्मल कंडीशन में, बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, व्हेन द प्लेसेंटा रप्चर्स, ठीक है, देन ब्लीडिंग अकर्स, ठीक है, तो जो फीटस का जो ब्लड है और जो मदर का ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। तो मदर का ब्लड अगर फीटस में आता तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फीटस है उसका ब्लड जब मदर के ब्लड से मिक्स होता है तो मदर के ब्लड में कुछ आरबीसी जो इसके हैं फीटस के, ठीक है, वो सर्कुलेट करना शुरू करते हैं, और जो फीटस की आरबीसी है उसके ऊपर क्या है, RH है। मदर का जो ब्लड है उसमें RH नहीं है, दीज आर द आरबीसी ऑफ मदर्स ब्लड, ठीक है, ये उसको मैं अलग कलर से, इसके ऊपर कोई RH नहीं है। अब जो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिएक्ट करेगा और इसके खिलाफ क्या बनाएगा, सम एंटीबॉडीज, ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक, और ये एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है, जितने भी ये आरबीसी माइग्रेट कर गए थे, मिक्स कर गए थे मदर के ब्लड में, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती है, आरबीसी तो खत्म हो गए बट प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या है, जो ये एंटीबॉडीज हैं, एक्चुअली दीज आर IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी, आपको कई जगह गूगल करना पड़ेगा, ठीक है, IgG एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी अलग अलग तरह की होती है, एंटीबॉडी A टाइप की होती है, एंटीबॉडी M टाइप की, G टाइप की, D टाइप की और E टाइप की। स्टूडेंट, जो IgG टाइप की एंटीबॉडी है दे आर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है और ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट प्रेगनेंसी। नाउ इन केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, दिस इज मदर, प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, ओके, ठीक है, मेरी ड्राइंग के साथ थोड़ा सा आप साथ देते रहिएगा, समझते रहिएगा। और ये दोबारा फिर एक न्यू बेबी, ठीक है, अगेन दिस इज RH पॉजिटिव फॉर द सेम फादर, ओके, मदर इज द सेम मदर, दैट्स व्हाई RH नेगेटिव। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसमें कुछ एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही है लास्ट प्रेगनेंसी से, दिस इज सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगी, ठीक है। तो दीज आर IgG टाइप। ये IgG टाइप अपने पास लिखेंगे, दीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, इनमें से सभी एंटीबॉडी में से सिर्फ यही एंटीबॉडी ऐसी है IgG टाइप की विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, और वो अपने एंटीजन को ढूंढेंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट बनी है, तो आरबीसी जो इसके फीटस के हैं उनको वो पकड़ेंगी, कैप्चर करेंगी और इम्यून सिस्टम से ही डिस्ट्रॉय करवा देंगी, ठीक है। तो जो फीटस के जो आरबीसी हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्लूटिनेट हो जाएंगे और रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, और एक तरह की डिजीज इस फीटस को हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड erythroblastosis, erythroblastosis fetalis, ठीक है, erythroblastosis fetalis मींस जो एरिथ्रोसाइट्स हैं किसके, फीटस के, उसकी ब्लास्टोसिस मींस रप्चरिंग, क्लीवेज हो जाएगी, टूट जाएंगे, वो रप्चर हो जाएंगे और इसमें जो है वो
जो फीटस है उसकी डेथ भी हो सकती है, और या उसको अनीमिया या फिर उसको किसी तरह का जो क्या कह सकते हैं हम हेपेटाइटिस टाइप की डिजीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होंगे डेफिनेटली जो उसका लिवर है इट विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, एंड हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन जब उसके ब्लड में इकट्ठा होगा दैट विल कॉज द जॉन्डिस। ठीक है, तो ये केस हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि उसमें कुछ आरबीसी ऑरेंज मिसमैचिंग होने की वजह से एंटीबॉडी बनी हो। इसके लिए स्टूडेंट टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कूम्स टेस्ट, टू चेक द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड कूम्स टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव निकलता है तो विद इन 72 आवर्स आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी इन एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक और एंटीबॉडी ब्लड में सर्कुलेट करवाई जाती है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑफ आरएच। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे और सेकंड प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो बनी उस टाइम बनी प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में ये फीटस बाहर आ गया, अब ये एंटीबॉडी अगर सर्कुलेट भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट दे कैन कंटिन्यू till the second pregnancy, and if second pregnancy again RH positive, this will cause major problem, that problem is called erythroblastosis fetalis। ठीक है, ये डिजीज यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ओके, तो ये तो था हमारा एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब मैं इसके आपको मिस मैचिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि कुछ एंटीबॉडीज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में लेके चलूंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर अभी अपनाऊंगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको अपने लेवल पे भी समझिए, जितना आप अपने आप से जूझेंगे समझेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में आपको और डिटेल में समझाऊँ। थैंक यू।